हाँ? क्या पढ़ाएंगे? वैसे पढ़ाने जाते यूनिट नंबर 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में लिखो ना, इसी में लिखो केमिस्ट्री। नहीं नहीं हो तो छोड़ दो, वीडियो देख के उतार लेना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अल्लाह ने कहो तो इसको क्या बोलते हैं? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन। हाँ, सबसे लास्ट टॉपिक है। आज छोटा है। अरे वीडियो बन रहा है। आप देखो, सुनो, हल्ला मत करो। तो अब इसमें हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में जो पढ़ना है, तो इस चैप्टर में जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उन सबों का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल केमिकल के बिना जिंदगी जीना मुश्किल है। जैसे किसी को बीमारी होता है तो क्या खाता है? दवाई, मेडिसिन खाता है। तो मेडिसिन खाकर स्वस्थ होता है। अब मेडिसिन नहीं लेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। इसके अलावा जितना भी और भी हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, जैसे पोलिक, ये सब ले लो। जैसे आजकल डिब्बा बंद भोजन सब आता है, डिब्बा बंद खाने वाला सामान आता है। होटल सब में जाओगे, 4 दिन 5 दिन का रखा हुआ सामान तुमको ताजा करके खाने के लिए देता है। तो उस समय क्या मिला कर रखता है? केमिकल। उसको फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव भोजन को सुरक्षित रखता है, खराब होने से बचाता है। इसके अलावा जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं या घर में और भी बर्तन साफ करते हैं, तो ये सब में हम लोग क्या यूज करते हैं? साबुन, सर्फ यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है? केमिकल से बनता है। तो इन सबों के बिना हम लोग का जिंदगी जीना मुश्किल है। तो कहने का मतलब, इसलिए नाम है दैनिक जीवन में रसायन। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग को फोकस करना है मेडिसिन के बारे में। झोला छाप डॉक्टर बन जाओगे। इसके बाद फूड के बारे में और क्लेंजिंग एजेंट, क्लेंजिंग, यह तीनों चीज के बारे में पढ़ना है। समझ गए? किसके बारे में? मेडिसिन, फूड और क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट का मतलब साबुन, सर्फ, शैम्पू, ये सब हो गया। ये सब सारे किससे बनता है? केमिकल। जैसे बड़े बड़े होटल में जाओगे तो खाना ऑर्डर करोगे तो आएगा टेबल पर, तो उसमें इतना अट्रैक्शन होता है, मन ललच जाएगा। तो सारे किसका प्रभाव है? केमिकल। महीनों पहले सेब सब, फल सब आता है शहर में, महीनों पहले आता है, और जब खरीदने जाओगे तो एकदम ताजा लगता है, लगता है आगे उतारा है। तो सब क्या मिला रहता है? केमिकल। समझ गए? ये सब से सीखना है कहाँ कौन सा केमिकल यूज करते हैं। इसको पहले लिख लो। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो अब हम लोग को पढ़ना आखिर मेडिसिन होता क्या है? मेडिसिन
जिसको हम लोग दवा बोलते हैं, या इसी को औषध कहा जाता है। औषध नाम सुने हो ना? मेडिसिन को ड्रग भी कहा जाता है, पता है ड्रग। तो सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होता है, सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होता है, लेकिन सभी मेडिसिन ड्रग में आता है। तो अब मेडिसिन किसको कहेंगे? तो दवाई जो बनता है किससे बनता है? रासायनिक पदार्थ। खेती होता है दवाई बनने का, कुछ खेती भी होता है, वो सब आयुर्वेदिक दवाई बनता है। लेकिन जनरली क्या है, एलोपैथिक दवा किससे बनता है? केमिकल से बनता है। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्यों में होने वाले रोगों के इलाज तथा रोकथाम के लिए किया जाता है। मनुष्यों में, जानवर भी बोल सकते हो, जानवर में भी तो बीमारी होता है, उसमें भी क्या दिया जाता है? दवाई दिया जाता है। इसलिए वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्यों एवं जानवरों में होने वाले रोगों के इलाज तथा रोकथाम के लिए किया जाता है। रोकथाम, जैसे अभी कोरोना आया था तो सब आदमी क्या लिया? वैक्सीन लिया, टीका लिया है ना, तो उसको रोकथाम के लिए लिया है, उसके रोकथाम के लिए लिया है। सबका शरीर में एंटीबॉडी बन गया और रोग उसका वायरस अटैक नहीं कर पाए, तो रोकथाम के लिए यूज करते हैं। उसी को क्या करते हैं? मेडिसिन। तो लिखा इसका डेफिनेशन वैसा, हाँ क्या बोला? वैसा रासायनिक वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्यों एवं जानवरों में होने वाले रोगों के इलाज के लिए, इलाज जिसको हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं, रोगों के इलाज तथा रोकथाम इसको प्रिवेंशन बोलते हैं, रोकथाम के लिए किया जाता है, कोमा क्या कहलाता है बच्चों? मेडिसिन कहलाता है, मेडिसिन कहलाता है। या मेडिसिन को ऐसे भी बोला जाता है, मेडिसिन थेरेप्यूटिक में किया जाता है। थेरेप्यूटिक मतलब समझते हो? थेरेप्यूटिक का मतलब कोई बीमारी हुआ तो उसमें हम दवाई खा लिए तो ठीक हो जाता है, उसी को थेरेप्यूटिक यूज कहा जाता है। समझ गए सब? अब मेडिकल लाइन का वर्ड है सब, थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मतलब कोई बीमारी हुआ, दवाई खा के हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो उसी बात को किसमें व्यक्त किया जाता है? थेरेप्यूटिक इफेक्ट में। समझ गए? तो मेडिसिन का यूज कहाँ करते हैं? यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एक्टिविटी लिख दो, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शॉर्टकट, यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मतलब समझे क्या? किसी को कोई बीमारी हुआ, दवाई खा के स्वस्थ हो गया, इसी बात को किसमें बोलते हैं?
थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के रूप में। मेडिसिन के नीचे लिख दो यूज्ड एज, जगह नहीं है ऊपर लिख दो, या नीचे मेडिसिन लिख करके लिख दो। थेरेप्यूटिक एक्शन भी लिख सकते हो, है ना। हो गया क्या, बोलो। इसमें अब एक टर्म है ड्रग। ड्रग का ही वास्तव में नाम क्या होता है? औषध। इसी को औषध मेनली बोलते हैं, समझ गए। तो ड्रग क्या है? एक फ्रेंच शब्द ड्रग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब, ड्राई हर्ब। हर्ब माने क्या होता है? हाँ, छोटा मोटा, जिसको जड़ी बूटी बोलते हैं। जड़ी बूटी पता है ना, जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी से भी तो दवाई बनता है। तो ड्रग का मीनिंग होता है ड्राई हर्ब, जड़ी बूटी समझो। इसलिए सभी ड्रग जो है उसको हम मेडिसिन नहीं बोल सकते, लेकिन मेडिसिन किस में आएगा? ड्रग में आएगा। और इस वर्ड का यूज सबसे पहले, इस वर्ड का तो यूज नहीं, एक कीमोथेरेपी, गलत बोल रहे हैं, पहले इसके बारे में लिख लो। ये शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच वर्ड किससे हुआ है? ड्रग से हुआ है। ड्रग से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है बोलो? जिसका अर्थ होता है ड्राई हर्ब। लिखो जल्दी जल्दी, ड्राई हर्ब, जिसको हिंदी में शुष्क शाक बोलते हैं। जड़ी बूटी कैसे बनाया जाता है? हाँ, कोई पेड़ पौधा लिया, उसको सुखाया जाता है, तो रूखा हो गया, ड्राई हो गया, इसलिए शुष्क शाक बोलते हैं। अब एक वर्ड है कीमोथेरेपी, नाम सुने हो? कीमोथेरेपी, जिसको रसायन चिकित्सा बोलते हैं हिंदी में, रसायन चिकित्सा। इस वर्ड का यूज सबसे पहले किया था पॉल अर्लिक नामक वैज्ञानिक। कौन किया था? पॉल अर्लिक। इसलिए कीमोथेरेपी का फादर पॉल अर्लिक को कहा जाता है। अब यह कीमोथेरेपी है क्या, किसको कहते हैं? तो सुनिए, जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी रोगों का इलाज किया जाता है,
जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी रोगों का इलाज किया जाता है उसी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। समझ में? हाँ, नहीं, जड़ी बूटी का भी यूज किया जाएगा, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर होता है ना, सारा चीज आ गया उसमें। क्या बोले आप? जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस विधि द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है। अब रोगों का इलाज तुम कुछ किसी भी मेडिसिन से कर सकते हो, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। समझ गए ना? तो लिखो, जिस प्रक्रिया द्वारा रोगों, डिजीज मतलब रोग होता है, बीमारी होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा रोगों का इलाज एवं निवारण किया जाता है। निवारण माने क्या? खाली इलाज करने से ही नहीं होगा, छूटना भी चाहिए, उसी को निवारण बोलते हैं। निवारण किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का फादर किसको कहा गया? पॉल अर्लिक। देखो इसका स्पेलिंग ऐसा है, अर्लिक नामक वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी का फादर कहा जाता है। कीमोथेरेपी का फादर कहा जाता है। कीमोथेरेपी का फादर कहा जाता है। हो गया। अब हम लोग को मेन इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को कई आधार पर, कई विशेषताओं पर इसको वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो उस पर उतना हम नहीं जाएंगे। तो मेन क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो देखो, तो इसमें कौन कौन मेडिसिन आता है? तो पहला है तुम्हारा एनाल्जेसिक। इसे खूब पूछता है, एनाल्जेसिक। और एक है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक्स समझ गए? उसके बाद एंटीबायोटिक, सुने हो ना? उसके बाद एंटीसेप्टिक, ये सब तो पूछा हुआ है, प्राय पूछता है सब चीज, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है सब। हाँ, उसके बाद डिस इन हैक्टेंट्स, सबका हिंदी बताएंगे। और इस सब को एक साथ में नाम दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स इसको कहा जाता है।
एंटी माइक्रोबियल्स। उसके नीचे और चलिए, एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल। उसके नीचे और ट्रांक्यूलाइजर्स, ट्रांक्यूलाइजर्स। उसके बाद एंटासिड, एंटासिड। उसके बाद एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ड्रग्स। और एक है एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। तो टोटल कितना क्लास हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेनली और भी क्लास होता है, मेनली आपके सिलेबस में यही है। सबको डिटेल करना है, इसी से क्वेश्चन आता है। हो गया? ठीक है, अब सबको बारी बारी से समझना है। अच्छा, एक टर्म जो औषध बताए, ड्रग। तो ड्रग जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला और रासायनिक पदार्थ होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, तो वहां ड्रग लिखे हो ना, भी याद आया उसको। ड्रग के बारे में लिखो। हाँ, ड्रग लिखे हो ना, तो लिख दो ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट वाला पदार्थ होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब
आणविक द्रव्यमान जिसका कम होता है। 5 स्टार देकर लिख दो ड्रग के नीचे। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है औषध या ड्रग होता है निम्न अनुभार वाला, उच्च अनुभार वाला, तो निम्न में मारना है। तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लास आपका क्या है बच्चों? एनाल्जेसिक। तब लिखो पहला नंबर एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। दर्द निवारक या दर्द नाशक भी बोला जाता है। दर्द निवारक बोलो या दर्द नाशक बोलो। इसी को हम लोग एक वर्ड देते हैं पेन किलर। पेन किलर ये होता है एनाल्जेसिक। तो मार्केट में पेन किलर दवाई अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचता है, लेकिन सारा जो भी दवाई पेन किलर में काम आएगा, दर्द को ठीक करने में काम आएगा, तो उसको किस में रखा जाता है? एनाल्जेसिक। समझ गए? तो एनाल्जेसिक का मतलब कई दवाई उसमें हो सकता है अलग अलग नाम का, लेकिन सबका कंपोजिशन सेम होता है। समझ गए? और ये पेन किलर 2 टाइप का होता है। पेन किलर 2 टाइप का होता है। पेन किलर 2 टाइप का होता है। एक होता है नारकोटिक, एक होता है नॉन नारकोटिक। नाम सुना होगा इसे, नॉन नारकोटिक, नारकोटिक। तो जैसे नॉन नारकोटिक है कि जिस मेडिसिन को लेने पर नींद नहीं आता है, दर्द ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आएगा। और नारकोटिक का मतलब जिसको लेने से नींद आने लगता है, नशा टाइप का आने लगता है। तो नारकोटिक में आता है तुम्हारा जैसे हेरोइन होता है, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है ना, चरस, गांजा, भांग सब नहीं होता है, वही सब आता है नारकोटिक में। हाँ हाँ हाँ, हल्का मात्रा में। हाँ, ये सब का मात्रा हल्का होना चाहिए। डॉक्टर जल्दी इसका सलाह नहीं देता है। हाँ, जब पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, मान लो कहीं दर्द हो रहा है, दर्द से परेशान है, साधारण दवाई काम नहीं कर रहा है, तब उस स्थिति में नॉर्मल हल्का मात्रा में एकदम क्या कहते हो एक्यूट अमाउंट में हल्का सा मात्रा में उसको दिया जाता है, और 2-3 दिन के लिए दिया जाता है। नहीं तो ज्यादा देने पर उसका हैबिचुएशन हो जाता है, हैबिचुएट हो जाता है, आदत लग जाता है, और धीरे धीरे फिर आदत लग जाएगा तो उसका लाइफ है खत्म, बर्बाद हो जाता है। तो वैसे दवाई को नारकोटिक में रखा गया। जैसे नारकोटिक विभाग होता है केंद्र सरकार में, एक नारकोटिक विभाग है, छापा मारता है ना, बोलता है नारकोटिक में फंस गया, तो वही सब धंधा करता है, नशा वाला काम करता है, उसी को नारकोटिक विभाग में रखा जाता है। उसके अंदर नारकोटिक में हम लोगों का जो साधारण पेन किलर है, जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, ये सब दवाई मिलता है ना, निमोस्लाइड है, आता है ना ये सब। तो ये सब क्या है, तुम्हारा साधारण पेन किलर है, इसको खाने से कोई असर नहीं पड़ता, पेन ठीक हो जाएगा, कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं नॉन नारकोटिक। ये सब किस में रखा जाता है? एनाल्जेसिक में। समझ में आया? तो एनाल्जेसिक का परिभाषा क्या होगा? वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है।
दर्द निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक का दो कैटेगरी हुआ, एक नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक किसको कहा गया? वैसा पेन किलर, ये पेन किलर सब है, वैसा एनाल्जेसिक जिसके प्रयोग से नींद नहीं आता है, निद्रा नहीं आता, निद्रा में नींद नहीं आता है, उसी को नॉन नार्कोटिक बोलते हैं। और नार्कोटिक का मतलब वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके प्रयोग से नींद आने लगता है, पेन सही हो जाता है, जितना भी तकलीफ है। अच्छा, ये सब दवाई का यूज खास करके कौन करता है? जो शरीर से टूटा है, शरीर में कुछ गड़बड़ी आ गया है, तो ये सब साधारण नॉन नार्कोटिक का यूज करता है। आज जिसको कोई सदमा लग गया, कोई डिप्रेशन में चल गया, सदमा में जूझ रहा है, तो वैसे आदमी को क्या नॉन नार्कोटिक का यूज किया जाता है। और नार्कोटिक का यूज कब करता है डॉक्टर? 3 स्थिति में करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा कहीं पर दर्द हो रहा है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब उसमें हल्का सा दिया जाता है, माइन्यूट अमाउंट में। या किसी को लेबर पेन होता है, माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो उस समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस अवस्था में भी दिया जाता है। इसके अलावा जिसको कैंसर हो जाता है, लास्ट स्टेज में है, अब कैंसर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उस समय भी दिया जाता है। ये सब मतलब क्या कह सकते हो, ड्रास्टिक कंडीशन में देता है, कहीं भी जनरल साधारण तरीका से नहीं दिया जाता है। तो आप लिखिए इसके बारे में। अब बहुत आदमी तो क्या करता है, इसको हैबिट बना लेता है, उसके बिना जिंदगी उसका बेकार हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। तो लिखो, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द में राहत पहुंचाता है, ये लिख दो, राहत पहुंचाता है। मतलब शरीर में जहां भी दर्द है उसको ये ठीक करेगा, उसी को एनाल्जेसिक बोलते हैं। अब एनाल्जेसिक कितना टाइप का हुआ? 2 टाइप्स का हुआ। एक होता है नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, एक होता है नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स। इसको बोलते हैं अनिद्राकारी, अनिद्राकारी, और इसको बोलते हैं निद्राकारी। निद्राकारी। भैया बोलो, आप नॉन नार्कोटिक के बारे में लिखो, नॉन नार्कोटिक के बारे में लिखो। तो नॉन नार्कोटिक क्या होगा बताओ? वैसा एनाल्जेसिक, लिखो परिभाषा, इसके बारे में लिखो। नॉन नार्कोटिक के बारे में लिखो, नॉन नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स। वैसा एनाल्जेसिक,
वैसा एनाल्जेसिक्स जिसके प्रयोग से नींद नहीं आता है, मतलब नशा नहीं होता है। नींद नहीं आने का मतलब हमेशा नींद नहीं खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल नींद है वो तो आएगा ही, मतलब इसके खाने के बाद तुमको नशा नहीं मिलेगा। तो वैसा एनाल्जेसिक जिसके प्रयोग से नींद नहीं आता है और क्या बोल सकते हो, इसकी आदत नहीं लगती है, इसकी आदत नॉट हैबिचुएटेड बोल सकते हो, इसकी आदत नहीं लगती है, इसमें याद रखने का तरीका एक ट्रिक है। पेन बने क्या दर्द निवारक ही ना है ये, तो दवाई का नाम है इसमें छुपा हुआ, मतलब पेन किलर दवाई कौन कौन मार्केट में मिलता है उसको हम लिख देते हैं। पी से लेंगे पैरासीटामोल, क्या लेंगे पैरासीटामोल जनरली बुखार में यूज होता है, लेकिन इसको खाने के बाद शरीर का दर्द भी ठीक हो जाता है, इसलिए पैरासीटामोल बुखार में भी काम करता है, दर्द में भी काम करता है। समझ गए ना। ये से हो गया एस्पिरिन, क्या हो गया एस्पिरिन, नाम सुने हो एस्पिरिन का नाम नहीं सुने हो, ऐसा बेवकूफ सब है। साधारण दवाई जनरल दवाई है, उतार लो हो गया क्या। अब ये से क्या होगा, आई से होता इबुप्रोफेन, यह दवा बहुत कम यूज करता है डॉक्टर साहब। इबुप्रोफेन ये भी दर्द का दवा है, समझ गए। और यन से होता है नेप्रोजेन, इसके अलावा और होता है एनासिन का नाम सुने हो, ये माथा दर्द में खासकर यूज होता है। नाइस भी होता है, नाइस सब इसी में आता है, नाइस दवा। हो गया, बोलो। अब एस्पिरिन, आप सुनो, एस्पिरिन का थोड़ा सूत्र जान लो, ये सब पूछ सकता है। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है, किस केमिकल से बनता है, तो ये बनता है आपको, ये आपका बेंजोइक एसिड हुआ और इसी में लगा देता है OCO-CH3 ग्रुप। तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड,
क्या पढ़ेंगे इसको? 3 नहीं होता है, 2 नंबर पर होता है। OCO-CH3 इसको पढ़ते हैं 2-एसिटॉक्सी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो एस्पिरिन निम्नलिखित में है, तो किसका मारना होगा? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव व्यू से, तो इस पे हम VBI कर लीजिए। एस्पिरिन इसी केमिकल से बनता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और एक पैरासीटामोल भी जान लीजिए किससे बनता है, पैरासीटामोल। इसे याद करना होगा। तो इसमें नॉलेज हो रहा है ना, दर्द में कौन दवाई दिया जाएगा। अच्छा, और एक बात, यह सब दवा पेट दर्द के लिए नहीं होता है। फिर यह सब दवा पेट दर्द में काम नहीं करेगा। पेट दर्द का अलग दवा होता है। यह सब शरीर दर्द या कहीं टूट फूट गया, दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गया या माथा दर्द हो रहा है, इस समय काम देगा। और पेट दर्द का अलग दवाई मिलता है, जैसे मेप्टल स्पास। उसके बाद मेप्टल स्पास पेट दर्द का दवा मिलता है। उसके अलावा पाम स्पास है ना, पेट दर्द का दवा के अंत में स्पास लगा रहता है। जनरली पेट दर्द का दवा में स्पास लगा रहता है। वो सब भी क्या दर्दनाशक ही हुआ, एनाल्जेसिक ही हुआ। अब पैरासीटामोल के बारे में जान लो, ये किससे बनता है। ये पैरासीटामोल के बारे में अब जान लो थोड़ा। पैरासीटामोल क्या है? यहाँ अल्कोहल ग्रुप रहता है और यहाँ रहता है NH+C+O-CH3। ये कौन ग्रुप हुआ? एमाइड ग्रुप। नहीं वो एमाइड, C+O-NH2H हट के ग्रुप जुटा है पूरा। तो इसका नाम, ये तुम्हारा पैरासीटामोल का फॉर्मूला ये हुआ, सूत्र हुआ। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? 4 एसीटोमिडो, कॉमन नाम में लिख रहे हैं 4 एसीटोमिडोफिनोल। ये इसका आपका रासायनिक नाम हुआ, आईपीएसी नाम हुआ। तो पैरासीटामोल का सूत्र याद रहेगा। तो एस्पिरिन पैरासीटामोल का सूत्र याद कर लेना बढ़िया से ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये तुम्हारा नॉन नार्कोटिक हो गया। अब नार्कोटिक में चलते हैं। हाँ चलेगा। सर्जरी में वही ये सब नहीं के बराबर चलता है शुरू में। हाँ जब दर्द से राहत मिल जाता है तब देता है, ये सब मिलता है। जब सर्जरी करता है तो लगभग उसको नार्कोटिक ही दिया जाता है। हाँ नार्कोटिक्स वही हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन। हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन। ये पैरासीटामोल। अब लिखो दूसरा नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स जिसको निद्राकारी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यह निद्राकारी सर्जरी में खास करके दिया जाता है, या किसी को कैंसर हो गया लास्ट स्टेज में है, या कोई माँ बच्चों को जन्म दे रही है, तो वो सब में भी इसका यूज किया जाता है। तो पैरासीटामोल का हम लोग क्या सीखे बच्चा?
स्ट्रक्चर और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर सीखे। अब क्या पढ़ना है, नारकोटिक के बारे में पढ़ना है। हो गया, तो लिखो इसके बारे में। वैसा एनाल्जेसिक, वैसा एनाल्जेसिक, ये भी तो एनाल्जेसिक है। वैसा एनाल्जेसिक जो जो कम मात्रा में, कम मात्रा में दिया जाता है और दर्द ठीक करता है, परंतु क्या बोलो, नींद उत्पन्न करता है। तो जब जो इसका यूज करता है अल्प मात्रा में तो उसको नींद आने लगता है, तो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वैसा एनाल्जेसिक जो कम मात्रा में दिया जाता है और दर्द ठीक करता है, परंतु नींद उत्पन्न करता है। नारकोटिक्स आदत निर्माणक होता है। आदत निर्माणक मतलब आदत लगने वाला ये सब पदार्थ होता है। निर्माणक जिसको हम लोग हैबिट फॉर्मिंग बोलते हैं, हैबिट फॉर्मिंग। नारकोटिक आदत निर्माणक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो। नारकोटिक्स में कौन कौन होता है मेनली? नारकोटिक्स में होता है तुम्हारा, एक होता है कोडीन, उसके बाद मॉर्फिन, उसके बाद हेरोइन, तो ये सब तुम्हारा क्या है बच्चों? ड्रग्स है, मतलब नारकोटिक्स है ये सब। इसी सब का आदमी धंधा करता है तो पकड़ा जाता है, तस्करी करता है तो पकड़ाता है, बहुत सजा होता है उसको। और ये सब तैयार कहाँ से होता है? इसका खेती होता है, खेती है ना। जैसे तुम लोग सुना होगा अफीम का खेती, तो अफीम का खेती करने का ऑर्डर नहीं है किसी को, कोई नहीं करता है। लोग चोरी छिपे करता है, हम लोग का इंडिया में चोरी छिपे करता है, लेकिन कभी कभी पकड़ा जाता है। अफगानिस्तान में होता है वो सब, तो वैसा देश है। अब तो आप सुनो, मतलब तुम्हारा अफीम से ही सारा उत्पत्ति होता है। तो अफीम को ओपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपियम। अब ओपियम से सब प्राप्त हुआ, इसलिए सारे ओपिएट्स कहलाता है, ओपिएट्स कहलाता है, ओपिएट्स। समझ गए? ओपियम मतलब अफीम, इसी से बनता है सब, गांजा, चरस, भांग, है ना। चरस का नाम सुने? उतार लो, देखते क्या, जल्दी उतारो। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें, ये जो एस्पिरिन दवा है ना, एस्पिरिन, इसको खाली पेट नहीं दिया जाता है। हाँ, खाना खाने के बाद ही इसको लिया जाता है एस्पिरिन।
खाली पेट में इसलिए नहीं दिया जाता है कि पेट में जाकर, ये कौन सा केमिकल था बताओ तो, अभी बताए थे ना, क्या चीज का बना हुआ था? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड था ना। तो पेट में जाकर के वो रिएक्शन कर लेता है तो सैलिसिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पेट में हम लोगों का HCl एसिड होता है ना, सबके पेट में HCl निकलता है, तो उससे जाकर रिएक्शन करता है तो सैलिसिलिक एसिड बना देता है, जो धीरे धीरे पेट में छोटा छोटा घाव बनाता है, उत्पन्न करता है, अल्सर हो जाता है। छोटा छोटा घाव पेट में क्या बन जाता है? वो अल्सर बना देता है। और जिसका ज्यादा मात्रा में अल्सर हो गया तो ब्लीडिंग होने लगता है, खून निकलने लगता है, तो अब उसका जो ध्यान नहीं करता, इलाज नहीं करता, तो उस कैंसर में बदल जाता है। तो ये तुम्हारा खाली पेट एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, कुछ खाने के बाद। दवाई खाली पेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि विष होता है, और दवाई क्या है तो स्वस्थ करता भी है और मारता भी है। इसका यदि उचित मात्रा लिया जा रहा है तो ठीक है, यदि डोज से ज्यादा मात्रा लिया जाएगा तो जहर बन जाएगा, मर जाएगा। सुना भी होगा, रिएक्शन हुआ मर गया, सुना है ना। तो डॉक्टर जो डोज लिखता है उसी के अनुसार लेना चाहिए। मान ले कोई दवाई को लिखा दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, और कोई आदमी सोचेगा नहीं हम तीनों का बदले एक ही बार ले लेते हैं, तो सोचेगा हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो विष बन जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, मर जाएगा, मर सकता है, या बहुत सारा कर्मा ही उत्पन्न होने लगेगा उसको। समझ गए ना। तो हम अपना कहानी सुनाता है, एक 3-4 साल पहले, तो मतलब कमजोरी आ रहा था, वीकनेस लग रहा था, तो दवाई सब, एक इनर्जिक 30 के नाम से दवाई मिलता है, तो दवाई हम खा लिए थे, हम सोचे एनर्जी मिलेगा, खा लिए। अब खाने के बाद अब लगता है कि ऊपर ले आके छोड़ रहा है, कभी पटकता है, कभी निकाल नीचे गिराता है, ऐसे लग रहा था। अब घबरा गए हम, लगता है क्या होगा नहीं होगा, तो धीरे 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 फिर नॉर्मल क्या छोड़िए दिया। अब देखो नार्कोटिक्स उतार दिया ना ऐसा। तो आप लिखो अगला, तो ये एनल जैसे खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है? एंटीपायरेटिक्स है। क्या है? एंटीपायरेटिक्स, इसको हम लोग ज्वरनाशक बोलते हैं। अच्छा एक मिनट छूट गया, रुको 1 मिनट। यह जो एस्पिरिन दवा है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र में। तो देखो बहुत आदमी को हार्ट अटैक आता है, पता है ना, आजकल तो हार्ट अटैक से प्राय मर रहा है। तो जिसको हार्ट अटैक आ जाए तो तत्काल उस समय उसको एस्पिरिन खिला देना चाहिए। हार्ट अटैक क्यों होता है? जनरली होता है कि हार्ट में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो हार्ट काम करना बंद करने लगता है। तो एस्पिरिन देने से ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो तत्काल वो देना चाहिए। उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, टेबलेट में मिलता है। हाँ, एस्पिरिन टेबलेट में मिलता है, टेबलेट खिला दो। और बहुत हार्ट पेशेंट को एस्पिरिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ना। एस्पिरिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है हार्ट पेशेंट को। अब देखो यहाँ लिख दो स्टार दे करके, एस्पिरिन का प्रयोग, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। एस्पिरिन का प्रयोग हार्ट अटैक जिसको हृदयाघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदयाघात।
हार्ट अटैक से बचाव में किया जाता है, बचाव में किया जाता है, किया जाता है। ये तो दर्द में काम करता ही है, हार्ट अटैक में भी बचाता है। कैसा दवा? एस्पिरिन का प्रयोग हार्ट अटैक से बचाव में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है बोलो तो? क्योंकि एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग समझते हो मैथ वाला बच्चा? क्लॉट माने जमना होता है, क्लॉट कर देना, जमना। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। क्लॉटिंग मतलब जमना। एस्पिरिन का प्रयोग हार्ट अटैक से बचाव में किया जाता है क्योंकि एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो देखो झोला छाप बन गया ना लगभग। तो ये अभी तुम्हारा दर्द के बारे में जानकारी हुआ। अब बुखार भी आएगा। अभी ये एंटीपायरेटिक में ज्वरनाशक मैंने क्या? बुखार जिसको होता है तो उसको हटाने के लिए जो दवाई खाता है उसको एंटीपायरेटिक्स में रखा गया है। तो दवाई एंटीपायरेटिक्स मतलब बुखार कम करने के लिए जो दवा मिलता है वो अलग अलग नाम से बिकता है और सबका काम एक ही होगा, बुखार को कम करेगा। बुखार में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली होता है, 37 मानते हैं। और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? तो इससे जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है तब यह सब दवा दिया जाता है। पैरासीटामोल उसमें अच्छा दवा होता है बुखार के लिए। सबसे अच्छा दवा बुखार के लिए क्या होता है? तो इसलिए पैरासीटामोल और एस्पिरिन दोनों दवा एनाल्जेसिक में भी आता है और एंटीपायरेटिक्स में भी आता है। समझ गए? तो एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या हुआ? वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम करता है, शरीर में बुखार को घटाता है, बुखार में राहत उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। समझ गए? इसमें सबसे कॉमन दवा है पैरासीटामोल, एस्पिरिन। ये दोनों आपका एनाल्जेसिक में भी था। तो एस्पिरिन एनाल्जेसिक दोनों में काम देता है। किसमें? मान ले किसी को बुखार आ रहा है तो उससे पहले शरीर दर्द करने लगता है, बहुत आदमी होता है ना, तो पैरासीटामोल खाओगे तो दर्द भी ठीक होगा, बुखार भी ठीक होगा। चलता फिरता। हाँ सही बात है। तो सुनो, आपको इस बार 35 साल बाद बुखार आया था। इंजेक्शन नहीं ले रहे थे, इंजेक्शन कैंडुला लगा हुआ था ना, तो 35 साल बाद वो मेरा गलती से हुआ था। वो चल गए थे देवघर घूमने के लिए, तो वहाँ बच्चा सब भी गया साथ में। बच्चा सब जो ऑर्डर किया उसके अनुसार हम मंगाने लगे। ठंडा मंगाओ तो ये मंगाओ, वो मंगा, ठंडा पानी पियो। तो गाड़ी भी एसी वाला है, वहाँ एसी में गए, होटल में रहे तो एसी में सोए, मतलब सारा ठंडा में बिता दिए। और घर आने के बाद पूरा एकदम रिएक्शन हो गया और वो बुखार में हमको करीब 10,000 रुपया खर्च हो गया। साधारण बुखार। अब देखो ये एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या हो बता बच्चों? वैसा
रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर में बढ़े हुए ताप को क्या करता है? ताप को कम करता है। क्या कहलाता है? एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर में बढ़े हुए ताप को कम करता है, एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। बहुत पूछा है क्वेश्चन बैंक में भरा हुआ ऑब्जेक्टिव में देखी होगी। हमने का क्या पर तुम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ से पता चलेगा? जो पढ़ता है उसी का पता चलेगा। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लिखो। इसका एग्जाम्पल हो गया पैरासीटामोल, इसमें भी ना आ गया। एस्पिरिन हो गया। और क्या होगा बताओ? ये बताओ। फेनासिटीन ये सब बहुत कम यूज में आता है। ये जनरल दवा है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन है इसमें? बुखार का फेमस दवाई। हानि पहुंचाएगा धीरे धीरे। डेली खाएगा तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर खत्म होगा, मर जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए ना। जब ये बॉडी तुम्हारा ठंडा होने लगा तो उसमें मरने का चांस होता है। हाई भी हो गया उसमें मरने का चांस होता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि जब बुखार रहेगा तभी खाना। ये बात बोलता है। लिख भी देता है बुखार रहने पर खाए। समझ गए ना? जब ये तुम बुखार में फिर भी खा रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा, उसमें मर भी सकता है। हो गया। तो ये एंटीपायरेटिक्स हो गया। तीसरा नंबर में चलो। तीसरा नंबर क्या है? क्या बोलो? एंटीबायोटिक्स। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इसका हिंदी होता है प्रतिजैविक। इसी को एंटीबैक्टीरियल कहा जाता है। तो सुनो, एंटीबायोटिक का ही होता है जब कोई बीमारी शरीर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। कोरोना तो वायरस से हुआ था। कोई बीमारी जब बैक्टीरिया के अटैक के कारण उत्पन्न होता है तो उस समय यही एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। समझ गए? और एंटीबायोटिक का डोज मैक्सिमम 7 दिन तक होता है। कोई भी एंटीबायोटिक 7 दिन, उससे ज्यादा लेने से हानि पहुंचाने लगता है। इसलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक जब भी लिखेगा 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ऐसे तो ज्यादा नहीं लिखता है। हाँ, ये बैक्टीरिया को ही मारता है केवल, उसे नहीं और किसी को नहीं। तो एंटीबायोटिक का ही दूसरा नाम है एंटीबैक्टीरियल। क्या नाम है? एंटीबैक्टीरियल। क्या हो इसका मतलब? क्या होगा? बैक्टीरिया का विरोध करने वाला। बैक्टीरिया का विरोध करने वाला उसी को एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स तो लिख लो। तो एंटीबायोटिक्स किसको कहेंगे? वैसा रासायनिक पदार्थ
जो बैक्टीरिया से होने वाले उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीव है ना। बैक्टीरिया देख सकते हो क्या? वो सूक्ष्म जीव है, इसको माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स बायोलॉजी वाला जानता होगा। माइक्रोब्स मैंने सूक्ष्म जीव, या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है उसको। तो ये तुम्हारा ये सब माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक और क्या बोल सकते हैं? जीव बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या बोल सकते हैं? जीव को क्या बोलोगे? सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है या उसकी वृद्धि रोक देता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक दो प्रकार का होता है, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है मार देना। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देगा, पूरे उसको नाश कर देगा, उसको बैक्टीरियोसाइडल कहा जाता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स माने स्थिर होता है। वैसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देता है। बैक्टीरिया ऐसा होता है ना, वो एकदम इतना तेजी से अपने संख्या को बढ़ाते रहता है कि बीमारी बढ़ने लगता है, अचानक सीधे डबल ट्रिपल गुना बढ़ाने लगता है, जनरेट करने लगता है। तो इसलिए वैसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को केवल रोकता है, मारता नहीं है, वृद्धि को रोक देता है, बीमारी आगे फैलने नहीं देता है, उसी को बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहा जाता है। और जो मार देता है हमेशा के लिए बैक्टीरियोसाइडल कहा जाता है। और एंटीबायोटिक दो तरीका से काम करता है। एक होता है तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड मैंने क्या होता है? चौड़ा, विस्तृत जिसको बोलते हैं। और बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जानते हो? बायोलॉजी वाला पढ़ता होगा ऐसा, तो मेरे वाले तो सुन लो। तो बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मार देता है, उसको कहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड में बहुत विशाल, मतलब जो बैक्टीरिया के रेंज को ही खत्म कर देता है, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, सबको मार देगा, उसको कहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है? उसको हिंदी में होता है बृहत प्रतिजैविक, बृहत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, बृहत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। एक नैरो स्पेक्ट्रम है, या तो पॉजिटिव को मारता है या नेगेटिव को मारता है, दोनों को नहीं मार सकता है, कोई एक को ही मारता है, कोई विशेष जगह ही काम करता है। और यह तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? यह कि एंटीबायोटिक कई बीमारी को एक साथ खत्म कर सकता है। जैसे एक दवाई होता है क्लोरामफेनिकोल, ये बहुत फेमस दवा एंटीबायोटिक है, क्लोरामफेनिकोल। एजिथ्रोमाइसिन नाम सुने हो? पेनिसिलिन नाम सुने हो? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक होता है। तो इसमें तुम्हारा क्लोरामफेनिकोल दवाई ऐसा है जो वो एंटीबायोटिक कई बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे किसी को पेचिस हो गया, पेचिस समझते हो? जो डिहाइड्रेशन होता है, पेट से सिर्फ पानी निकलता है पैखाना के रूप में, उल्टी होने लगता है, होता है ना, डायरिया, क्या बोलोगे इसको? डायरिया। उसके अलावा होपिंग का कुकुर खांसी होता है, ये बच्चों में होता है, बच्चा खांसते खांसते परेशान हो जाता है, तो उसको होपिंग कफ बोलते हैं, समझ गए?
इसके अलावा तुम्हारा हो गया मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क ज्वर कहलाता है, ब्रेन में बुखार होता है, इतना भाग में बुखार रहेगा, खत्म। ये सब जो दवा है, ये जो क्लोरामफेनिकोल दवा है, ये की दवा कई बीमारी को ठीक करता है, इसे नाम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और तुम्हारा जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसमें पेनिसिलिन जी आता है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ, ये सब कई पेनिसिलिन के नाम से मिलता है। तो पेनिसिलिन जी आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में, मतलब संकीर्ण दवा है, वो कोई खास बीमारी को ही ठीक करता है। अब पेनिसिलिन खास करके जो घाव होता है, तो घाव जिसको बड़ा बड़ा घाव हो गया, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। क्या करता है? हाँ, पेनिसिलिन का खोज करता था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसको नोबेल प्राइज मिला था। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन, उसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। समझ गए? ये सब एंटीबायोटिक का कहानी है। तो लिखो, लिखो वैसा रासायनिक पदार्थ। और यह विशेषता तो मैं बताया, इसका सुन लो। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होता है और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने में यूज होता है। क्या बोले हम? सुनो, एंटीबायोटिक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है और फिर दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने में यूज होता है। एंटीबायोटिक, समझ गए? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रोब्स, मैथ वाला जान लो ये सब टर्म। वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है या उसकी वृद्धि रोक देता है, कोमा एंटीबायोटिक्स कहलाता है। एंटीबायोटिक्स कहलाता है। तो जो बैक्टीरिया को मार देगा उसको एंटीबैक्टीरियल। जो फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जानते हो? फंगल इन्फेक्शन, तो उसको जो मार देगा उसको एंटी फंगल। समझ गए? तो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, यही बात है, एंटी फंगल, ये सारे एंटी माइक्रोबियल में आता है। सारे किस में आएगा? एंटी माइक्रोबियल में आएगा। हो गया एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स को कितने क्लास में रखा गया? 2 क्लास में। कौन कौन बच्चा बोलो? सब लिखो, इसमें स्टार देकर। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन कई टाइप का होता है। पेनिसिलिन अलग नाम से भी दिखता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है, जिसका खोज
सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बढ़िया बोलो। अब पेनिसिलिन 3 नाम से मिलता है। पेनिसिलिन 3 नाम से बिकता है। एक पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एम, पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ, पेनिसिलिन के। अच्छा, इससे पहले पेनिसिलिन का फॉर्मूला क्या होगा इसको जान लो। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा जल्दी, हमको भी याद नहीं है। लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा ये रिंग है और यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर तुम्हारा NH ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पर फिर आपका H लगा हुआ है और ये सल्फर है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। यहाँ पर 2 मिथाइल है CH3 और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ एक H है। तो पेनिसिलिन का एक फॉर्मूला होता है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हुआ है, इसका नाम पेनिसिलिन ही है। नहीं आए किसी नाम नहीं। अब सुनो, यहाँ R अलग अलग हो सकता है ना, तो इसी R के आधार पर इसका नाम G होता है, F होता है, K होता है। ये नॉर्मल पेनिसिलिन हुआ, ये नॉर्मल पेनिसिलिन हुआ। अब R में हम कुछ ग्रुप लगा देंगे, नाम चेंज हो जाए, कुछ भी मिथाइल कुछ भी हो सकता है। भैया क्लास है फिर क्लास से जाइए, वीडियो तो बन ही रहा है ना, देख लेना।
तो ये हो गया तुम्हारा। आप सुनो, पेनिसिलिन जी कब नाम होगा, पेनिसिलिन के कब नाम होगा, पेनिसिलिन एफ कब नाम होगा, एम्पिसिलिन कब नाम होगा, तो आर पर डिपेंड करेगा। तो बता देते हैं, तुमको याद करना होगा। यहाँ पर लिखो बच्चों, इधर लिखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इधर, और इधर लिखो आप नेचर ऑफ आर, नेचर ऑफ आर, आर की प्रकृति। अब सुनिए, यदि आर के जगह ये ग्रुप लगा रहता, CH2, ये ग्रुप लगा रहता, तो इसका नाम हो जाता पेनिसिलिन जी। क्या नाम हो जाता? पेनिसिलिन जी। उस फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला बताए, उसमें आर के जगह ये लगा रहेगा, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? पेनिसिलिन जी। लिख लो। पहला बात हुआ। दूसरा बात, अब आर के जगह CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, तीसरा पर है ना, उसके बाद CH2 ये ग्रुप, आर की जगह ये पूरा ग्रुप लगा रहेगा, इसका नाम होता है पेनिसिलिन एफ। पेनिसिलिन एफ नाम होता है। और तीसरा में आता है आपको बॉन्ड CH2, CH2 होल 4, ये ग्रुप रहेगा, तो इसका नाम होता है पेनिसिलिन के, पेनिसिलिन के ये नाम होता है। और पेनिसिलिन का एक और नाम है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। CH यहाँ पर NH2 ग्रुप ये रहेगा, तो इस
कब से ऑफ था? लगता है बैटरी खत्म हो गया। तो ठीक है, अब अगले दिन ये बताइए।